अनुसंधान एवं उपक्रम शिल्प अन्वेषण पर आवंटित दीर्घ कार्य 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए आवंटित दीर्घ कार्य में प्रचलित शिल्प परंपरा का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रलेखन होगा। दीर्घ कार्य निम्न बिंदुओं पर केंद्रित है: शिल्प परंपरा और शिल्प का इतिहास, दर्शन और शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, पदार्थ प्रक्रिया और तकनीकी, पर्यावरण और संसाधन प्रबंधन, सामाजिक संरचना, आर्थिक व्यवस्था एवं विपणन, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण। उपर्युक्त विषयों हेतु आवंटित किए गए दीर्घ कार्य की आयोजना, निष्पादन एवं प्रस्तुतिकरण की विभिन्न अवस्थाओं हो सकती है। इसे 4 से 6 छात्रों के समूह में किया जा सकता है और शिल्पकार किसी विशेष परंपरा के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। क्लास 11th की छात्र का शिल्पकार विशेष शिल्प परंपरा में एक साथ कम काम कर सकते हैं। यदि विद्यालय छात्र इसे सुविधा पाए तो कक्षा 12th के छात्रों अन्य क्षेत्रों के शिल्प समूहों पर कार्य कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में छात्र अध्यापकों के साथ क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न शिल्प परंपराओं, उनके इतिहास, वितरण इत्यादि पर विचार विमर्श कर सकते हैं। वे इंटरनेट साधन संपन्न व्यक्तियों तथा पुस्तकालय एवं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सभी उपलब्ध सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। शिल्प के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक डेटा प्राप्त करने के लिए छात्र साक्षात्कार सूची तैयार कर सकते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि किन किन शिल्पकारों का साक्षात्कार किया जाना है और किन स्थानों का दौरा किया जाना है। यदि इत्यादि शिक्षक छात्रों को सलाह अवश्य दे कि शिल्पकार और समुदाय के अन्य लोगों के साथ कैसे बातचीत की जानी चाहिए। छात्र शिल्पकारों से कुछ वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, उनकी अनुमति लेकर फोटो खींच सकते हैं और चित्र इत्यादि बना सकते हैं। बाद में वे अपनी प्रस्तुतिकरण और परियोजना रिपोर्ट में इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। प्रलेखन के पश्चात छात्र विद्यालय सभा में, कक्षा अथवा विभाग शिक्षक बैठक में इसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। क्षेत्र अध्ययन की तार्किक दृष्टि से 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 3 ही आत्म अंतर्निर्भर और समान रूप से महत्वपूर्ण है: पृष्ठभूमि, अनुसंधान एवं उपक्रम, क्षेत्र कार्य, संगठन और डेटा प्रस्तुतिकरण। विद्यालय में क्षेत्र अध्ययन आरंभ करने से पहले भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को आरंभ किया जाए। संसाधन संपन्न व्यक्ति खोजना, प्रत्येक समूह को आवंटित किए गए दीर्घ कार्य हेतु विद्यालय के बाहर कम से कम एक साधन संपन्न व्यक्ति के मार्ग निर्देशन और सहयोग की निश्चित तौर पर आवश्यकता होगी। ऐसी साधन संपन्न व्यक्ति को शिल्प कस्बे एवं शहर के संबंध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। साथ ही वह शिक्षक और छात्र को संबंधित शिल्पकारों, उनके कार्यों, रहने के स्थान हेतु मार्ग निर्देशन और उस शहर में विशिष्ट शिल्प से जुड़े अन्य संसाधनों, केंद्रों, संग्रहालयों, शिल्प विद्यालयों, सहकारी समितियों इत्यादि के बारे में बताने में समक्ष होना चाहिए। साधन संपन्न व्यक्ति की संसाधन वस्तुओं जैसे कि पुस्तकों, छायाचित्र, फिल्मों, स्लाइडों इत्यादि तक पहुंच होनी चाहिए। ये सभी संसाधन उसके प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। छात्रों को विशेषज्ञ से आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी और इससे भी बढ़कर इस बातचीत से वे कुछ करने के लिए भी प्रेरित होंगे। संबंधित शिक्षकों को पहले से ही साधन संपन्न व्यक्ति को ढूंढ लेना चाहिए। शिक्षकों को इस संपूर्ण की संकल्पना साधन संपन्न व्यक्तियों को बताने के लिए उनके साथ एक बैठक करनी चाहिए ताकि जैसे ही स्कूल खुले उन्हें छात्रों से मिलकर इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर सके। शिक्षक इस संबंध में बेहतर निर्णय ले सकता है कि साधन संपन्न व्यक्ति 16 से 17 वर्षीय छात्रों के साथ उनके स्तर पर अनौपचारिक रूप से बातचीत करने, उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने और साथ ही उनकी रुचियों को बनाए रखने में सक्षम होगा या नहीं। चित्र में दिखाई गई है एक साधन संपन्न व्यक्ति के रूप में शिल्पकार का दृश्य जो दिया बनाकर दिखाता हुआ है। साधन संपन्न व्यक्ति परियोजना अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के रोचक क्रियाकलाप, उदाहरण के लिए क्षेत्र भ्रमण, वाद विवाद, आवासीय शिविर इत्यादि हेतु उपलब्ध होना चाहिए। छात्र भावी संदर्भ के लिए साधन संपन्न व्यक्तियों के साक्षात्कार अथवा वार्ता को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पुस्तकालय कार्य, यद्यपि आज कई शहरों और विद्यालयों में पूर्ण सुविधा युक्त पुस्तकालय है, लेकिन सभी छात्र अधिक प्रभावी रूप से और पूरी क्षमता से उनका प्रयोग करना नहीं जानते। यहाँ पर इस संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं। पुस्तकालय जाने से पहले विषय रुचि का सामान्य क्षेत्र अथवा विशिष्ट विषय का अवश्य निर्णय करें।
लें। जिन विषयों की सूचना आवश्यक है उन्हें विभिन्न उप विषयों में विभाजित कर ले। उदाहरण के लिए शिल्प विशेष का इतिहास, शिल्प विशेष प्रचलन का क्षेत्र, डिजाइन का प्रभाव एवं समावेश, संरक्षण इत्यादि। पुस्तकालय को सामान्यतः विषय शीर्षक अथवा लेखन के अनुसार या तो कार्ड विषय सूची या कंप्यूटर विषय सूची प्रयोग प्रणाली में व्यवस्थित किया जाता है। पुस्तकालय अध्यक्ष उस शेल्फ के बारे में सुझाव दे सकते हैं जिसमें उसकी रुचि के अनुसार पुस्तकें मिल सकती हैं, अथवा उस परियोजना संबंधी सामग्री के लिए एक विशेष शेल्फ का निर्माण भी कर सकते हैं। 2 या 3 पुस्तकों का चयन कर जो अच्छी हो और उसमें आवश्यक जानकारी हो। पुस्तकों का चयन करने के बाद उन्हें अच्छे से पढ़ें और देखें। अधिकतर संदर्भ पुस्तकों के अंत में एक विषय सूची होती है जिसमें विषयों और शीर्षकों को दर्शाया जाता है और उनके सामने पृष्ठ संख्या दी जाती है। विषय सूची संदर्भ के माध्यम से ही शीघ्र से पृष्ठ को पलटकर देखें। जो जानकारी आप ढूंढ रहे हैं उसके मिलने पर उप शीर्षकों के अंतर्गत सूचनाओं को वर्गीकृत करें। बिंदु रूप में नोट्स बनाना आरंभ करें और अन्य पुस्तकों से अतिरिक्त बिंदु जोड़ने के लिए उपयुक्त स्थान ही छोड़ें। याद रखें, एक विषय की अधिकांश पुस्तकों में एक समान सामग्री ही दी जाती है, इसलिए विभिन्न विचार बिंदुओं का समावेश करते हुए वही सामग्री नोट करें जो नई हो। चित्र में दिखाई गई है पुस्तकालय का दृश्य प्रकट किया गया है। यह सुनिश्चित करें कि आप कुछ बेहतरीन उदाहरणों को एकत्र करते हुए अपनी भाषा में ही विभिन्न भाषा में बिंदुओं को लिखें। निम्नलिखित उदाहरण एक पारंपरिक शिल्पकार के जीवन और कार्य पर बदलते परिवेश के प्रभाव को वर्णित करता है। परंपरा की डोर, उनसे अपने चोली नुमा ब्लाउज में फूदने वाली डोरी लगाने के लिए कहिए, वे जरूर लगाएंगे। शादी के बाद अगर आप मोटी हो जाती हैं तो खुशी खुशी आपके कुर्ते के उस मार्जिन को खोलकर ढीला कर देंगे जिसे वे अनुमान स्वरूप पहले ही छोड़ देते हैं। व्यवहारिक रूप से हर शहर में दर्जी को ग्राहक के सनकीपन को झेलना पड़ता है जो हमारे कल्पना के अनुसार ही अपने कपड़े सिलवाना चाहती हैं। व्यक्तिगत सेवाओं के बावजूद उनकी विशेषज्ञता की मांग घट रही है और ऐसा बाजार में रेडीमेड पोशाकों के आने के कारण हुआ है। रेडीमेड पोशाकों की क्रांति की मार झेल रहे दर्जी अपने छोटे व्यवसाय के साथ भीड़ भाड़ वाले बाजारों के हर कोने में सहजता से रच बस जाते हैं। भीड़ भाड़ वाले सरोजनी नगर दिल्ली बाजार में एक रिटेल दुकान के बाहर छोटी सी जगह के लिए एक दर्जी को 200 रुपये प्रतिदिन की किराया देना होता है। ग्राहकों को कमी से परेशान हुआ कहता है, मैं तो चाहता हूं कि सभी रेडीमेड कपड़े की दुकान बंद हो जाए, उनकी वजह से मेरा काम बंद पड़ा है। पुरुषों को पैंट सिलने का उसका व्यवसाय जो बहुत अच्छा था अब समाप्त हो चुका है। छोटे मोटे कामों जैसे साड़ी पर फाल लगाना, कुर्ता ढीला करना आदि का निरंतर मांग से ही उसका अस्तित्व बना हुआ है। पहले 2-3 कारीगर मेरे साथ थे, अब मैं अकेला हूँ। मंदी के बावजूद अपनी दक्षता में उसका आत्मविश्वासी रूप में झलकता है कि वह फुटपाथ पर सिले गए एक ब्लाउज के लिए 150 रुपये लेता है। शंकर बाजार के कई गलियारों में से एक में स्थित एक छोटी टेलरिंग शॉप के मालिक ने इस इच्छा जताई कि काश यहाँ की लड़कियाँ रेडीमेड गारमेंट की और इतना आकर्षक नहीं होती। यद्यपि कुछ नियति ग्राहक एकदम सही फिटिंग के लिए उसके पास आते रहते हैं, लेकिन मजाकिया अंदाज में वह यह स्वीकार करता है कि आजकल उसकी सबसे वफादार ग्राहक उसकी पत्नी है। शहर में रहने वाली कई लड़कियों के लिए स्थानीय दर्जी का तब अत्यधिक महत्व होता है जब किसी शादी में जाने के लिए उन्हें एक फैंसी कुर्ता चूड़ीदार चाहिए हो। तब अब उनके वार्डरोब पश्चात फैशन के प्रचलित कपड़ों को अधिक महत्व दिया जाता है जिन्हें वे बाजार जाकर खरीद सकते हैं। किसी समय में शहर के तड़क भड़क लोगों के पसंदीदा बाजार चांदनी चौक में भी ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, जहां पर कभी अलंकृत जीवन शैली के लिए उपयुक्त डिजाइन और सिलाई किए गए कपड़ों की मांग होती थी। सीताराम बाजार में एक पुरानी टेलरिंग शॉप के मालिक इस समय को याद कर भावुक हो जाते हैं जब इस छोटी सी दुकान में राजशाही और प्रधानमंत्री के लिए कपड़े सिले जाते थे। उनके पिता ने लगभग 1950 में यह दुकान खोली थी और उन्होंने अपने युवा काल में लाल बहादुर शास्त्री के लिए कुर्ते, बंद गला जैकेट और पैंट पजामे सिले थे। अब उनके हाई
फाइल ग्राहक नहीं हैं और उनसे पेंट सिलवाने वालों में मोटी टोद वाले स्थानीय लाला अधिक हैं। शहर में पुरुषों के टेलर अपने व्यवसाय में घटती संभावनाओं को देखते हुए रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर और सूट लेंथ के रिटेल व्यवसाय में लग गए हैं ताकि वे अपने ग्राहकों को बनाए रख सकें और साथ ही युवाओं को भी आकर्षित कर सकें। कॉनेट प्लस में एक दुकान के मालिक का मानना है कि हाथ से बनी हुई कमीज की बराबरी बड़े बड़े ब्रांड भी नहीं कर सकते। हालांकि वे रेडीमेड शर्ट की रिटेलिंग करते हैं, लेकिन जो पुरानी दिल्ली वाले हमारे जानकार हैं अभी भी अपनी कमीजें सिलवाना ही पसंद करते हैं। कॉनाट प्लस में पुरुषों की टेलरिंग की सबसे पुरानी दुकानों में से एक में कार्यरत मास्टर जी महसूस करते हैं कि आजकल ऑर्डरों में जो गिरावट आई है वह मात्र मौसमी तथ्य है। शादियों का सीजन अक्टूबर फरवरी निसंदेह व्यस्त होता है। दर्जी द्वारा सिले हुए सूट अधिकांशतः प्रौढ़ ग्राहकों में ही लोकप्रिय हैं। युवा वर्ग तो नए ब्रांडेड कपड़े ही पसंद करते हैं। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके युवा ग्राहक चुस्त दुरुस्त स्टाइलिंग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। कई बार तो अपना पसंदीदा कट दिखाने के लिए वे फैंसी कैटलॉग भी साथ ले आते हैं। पुरुषों की पारंपरिक टेलरिंग की दुकानें इस ट्रेड को भुना रही हैं। इस व्यवसाय के एक पुरानी खिलाड़ी का गाना सही है, युवा महिला एग्जीक्यूटिव साक्षात्कार अथवा किसी प्रस्तुतिकरण से पहले अक्सर हमारे पास आती हैं। इसी दुकान में विदेशी ग्राहकों के लिए जोधपुरी सूट भी सिले जाते हैं। इसके साथ ही रेडीमेड शर्ट और सूट लेंथ के लिए भी यह दुकान बहुत प्रसिद्ध है। दरियागंज में टेलर और ड्रेसर्स की एक दुकान ने भी घटी हुई मांग को देखते हुए रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय भी आरंभ किया है, लेकिन अपने क्षेत्र के अन्य शिल्पकारों की तरह इस दुकान की मालिक अपने टेलरिंग व्यवसाय को बंद नहीं करना चाहता। अपनी अचानक औचकनों और शेरवानियों की सफाई से सिलाई को गर्व से देखते हुए वे बताते हैं कि मेरे ग्राहक में NRI भी शामिल है जो मेरे पास अपना नाप छोड़ जाते हैं और आशा करते हैं कि मैं उन्हें उन तक पहुंचा दूं। पहले एक कारीगर को एक छोटे कोट सिलने में कम से कम 3 दिन लगते थे। कोट के अंदर की लाइनिंग को पूरी तरह हाथ से सिला जाता था। अब तकनीकी उत्कृष्टता के कारण 15 मिनट में कोट सिलना संभव है। 15 मिनट में कोट की सिलाई कर बेहतर व्यापार किया जा सकता है। तथापि निपुण दर्जी पीढ़ी दर पीढ़ी सीखे गए इस सुनियोजित कौशल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपने व्यवसाय में वाणिज्य और प्रतिभा के बीच के संघर्ष को वे एक समय में एक सिलाई के सिद्धांत के द्वारा जारी रखना चाहते हैं। राधिका ओबराय, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया, 18 मई 2008 को प्रकाशित हुआ था। चित्र में टेलर की दृश्य दिखाई गई है। यह लेख टेलरिंग व्यवसाय में बदलती प्रवृत्ति का अच्छा उदाहरण है। यह उदाहरण हमारे पड़ोस के किसी भी पारंपरिक स्वनियोजित टेलर का हो सकता है। क्रियाकलाप उपयुक्त वर्णित स्थितियों के आधार पर एक केस स्टडी तैयार कर लगभग 1000 शब्दों में किसी समाचार पत्र के लिए लेख लिखें। यह भी बताएं कि निरंतर बदलते हुए फैशन शिल्पकार समुदाय को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए आप कई शिल्पकारों का साक्षात्कार ले सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। मानचित्र का उपयोग, मानचित्र पहले से एकत्रित व आकर्षक ढंग से लिखी गई सामग्री को संक्षिप्त में दिखाने का चित्रात्मक विजुअल तरीका है। यद्यपि छात्र मानचित्र बनाने और इसे भरने के क्रियाकलाप से पहले से परिचित हैं, पर उन्हें इसे प्रस्तुत करने का भिन्न लेकिन प्रभावी तरीका भी सिखाया जाना चाहिए। इस परियोजना हेतु छात्र निम्न बिंदुओं को दर्शाने के लिए मानचित्र बना सकते हैं। शिल्प यात्रा, कच्चा माल किस क्षेत्र से आता है, संपर्क इसे कौन बनाता है और इसका उपयोग कौन करता है, शिल्प समुदाय शहर कस्बे गांव में कहाँ रहता है, कार्य करता है और अपना सामान बेचता है। कक्षा के विभिन्न समूहों द्वारा अलग अलग राज्य, भारत और विश्व पर केंद्रित कई प्रकार के नक्शे बनाए जा सकते हैं। इसमें निम्न कुछ प्रविधियां सहायक हो सकती हैं। चिन्हित करने के लिए कार्डबोर्ड कट आउट का प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की रंगीन ड्राइंग पिनों से क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है। यात्रा मार्ग को दर्शाने के लिए रंगीन धागों का उपयोग किया जा सकता है। शिल्प से संबंधित चित्र बनाएं और साथ में उनका स्पष्टीकरण भी दें। और भी अधिक व्यवसायी नक्शे तैयार करने के लिए आप इसमें कार्ड टच अर्थात सुसज्जित पैनलों का उपयोग कर सकते हैं। नक्शे का शीर्ष अथवा उसके चिन्हों का स्पष्टीकरण दिया गया है। कार्ड टच को अक्सर फूल पत्तियों अथवा पंछियों के चित्रों से अच्छी तरह सजाया जाता है। आप टेक्सटाइल
एम्ब्रॉयडरी नक्शों के लिए काथा मोटिफ की एम्ब्रॉयडरी का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार भारत में पाटरी परंपरा या विभिन्न भागों में प्रचलित तकनीकों के लिए घड़े के भीतर डिजाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके विचार के लिए ऐतिहासिक पुस्तकों में पुनः प्रस्तुत किए गए प्राचीन मानचित्र देखें। अपने मानचित्र को प्राचीन रूप देने के लिए सर्वप्रथम कागज के ऊपर गर्म टी बैग को रगड़ें। इससे आपको कागज का रंग पुराने कागज की तरह असमान हल्का भूरा जैसा हो जाएगा। विवरण के लिए पानी के रंगों से पेंट करें और मानचित्र तैयार होने के बाद इस पर मुड़ी तुड़ी क्रीज लाने के लिए इसे कई बार मोड़ें। यह तरीका भारत में पारंपरिक आभूषण, प्राचीन व्यापारिक मार्गों और निर्यातों के मानचित्र में प्रभावी होगा। नीचे दिए गए चित्रों का रोचक शीर्षक लिखें। ये चित्र में दिखाई गई इसका शीर्षक लिखा। छाया चित्र का अध्ययन अक्सर स्कूलों में मैगजीन और पर्यटक विवरणिका में से पुनः प्रस्तुत फोटो को एकत्रित करने का रोचक क्रियाकलाप किया जाता है ताकि उनका अध्यापन में सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सके, लेकिन उनमें से अधिकांश को केवल सरसरी तौर पर देखा जाता है। इनका उपयोग कोलाज अथवा चार्ट के केंद्र बिंदु को सजाने के लिए अध्ययन उपकरण तथा किसी मुद्दे पर जागरूकता को बढ़ाने के तरीके के रूप में किया जा सकता है। किसी फोटोग्राफ को समझने का एक तरीका है फोटो में दी गई प्रत्येक वस्तु को ध्यानपूर्वक देखें और यदि संभव हो तो उन सब की पहचान करें। फिर फोटो को के प्रत्येक हिस्से को देखें। तत्पश्चात मौसम, दिन का समय, सूर्य की स्थिति, मौसम की दशाओं का अनुमान लगाएं। सोचें कि फोटो की सीमा के परे क्या हो सकता है। अब फोटो में एक निर्धारित बिंदु को देखें जहां पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा किया जा सकता है। उस बिंदु को देखें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि फोटो के अंदर आप खड़े हैं। फोटो के अंदर आंखों को बंद करके अपने आसपास के दृश्य, इसके रंग, बनावट, गंध, भावनाओं की कल्पना करें। यह माने कि आप वास्तव में वहां पर हैं। आप अपने सामने खड़े कैमरामैन को भी देख सकते हैं। इन ध्वनियों को सुने और देखें कि फ्रेम के पीछे क्या है। कुछ देर रुके, रिलैक्स करें और इन सब चीजों को आत्मसात करें। इस कल्पनात्मक क्रियाकलाप के बाद आप अपने अनुभव पर आधारित एक व्याख्यात्मक लेख लिखने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप शिल्पकारों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न पत्रिकाओं से फोटोग्राफ एकत्रित कर सकते हैं। फोटोग्राफ के लिए यात्रा संबंधी चित्र में दिखाई गई है ये शिल्पकारी का बना हुआ दृश्य पत्रिकाओं अच्छा स्रोत हैं। फोटोग्राफ में दिखाए गए शिल्पकारों को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जानकर इनकी कल्पना करें। उनकी सोच तथा भावनाओं को समझने का प्रयास करें। फोटो में दी गई घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? तत्पश्चात क्या होगा? फोटोग्राफर ने इस विशेष फोटोग्राफ को किस कारण से खींचा होगा? इस फोटो में जो व्यक्ति है उसका बचपन कैसा रहा होगा? उसने कार्य करना कब आरंभ किया होगा और क्यों? जो आपका शौक है वह दूसरे का कार्य है, चर्चा करें। उस व्यक्ति के संबंध में कल्पनात्मक तथ्य, पता, व्यवसाय, परिवार के सदस्य, उनकी पृष्ठभूमि इत्यादि लिखें। इस व्यक्ति की और से किसी मित्र को अथवा किसी मित्र की ओर से इस व्यक्ति को एक पत्र लिखें। सोचें कि इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। उस व्यक्ति की डायरी के एक पृष्ठ को कल्पना करके लिखें। वह व्यक्ति कहाँ रहता है और उसकी दिनचर्या क्या है, इस संबंध में लिखें। कल्पना करें कि आप ही वृद्धावस्था में वह व्यक्ति हैं। उस वृद्ध व्यक्ति में क्या पसंद करेगा और क्या नहीं। अपने समूह के प्रत्येक छात्र से फोटोग्राफ को एक शीर्षक देने के लिए कहें। इनमें से कौन सा शीर्षक फोटोग्राफ को बेहतर ढंग से व्यक्त करता है? कौन सा शीर्षक आपको इस विषय के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है? इन फोटो के आकर्षक शीर्षकों और संबंधित प्रश्न समुचित ढंग से एक प्रदर्शनी लगाएं ताकि आप इस मुद्दे से अपने स्कूल के अन्य छात्रों को अवगत करा सके। शिल्पकार से साक्षात्कार हेतु तैयार करना।
तैयारी करना। अब समय आ गया है कि आप अपने पड़ोस में रहने वाले शिल्पकार के जीवन और व्यवसाय का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाएं। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। वे कहाँ रहते हैं? क्या वे अपने पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं? वे दिन में कितने घंटे कार्य करते हैं? उनके साथ उनके परिवार के कितने सदस्य कार्य करते हैं? क्या वे वर्ष भर कार्य करते हैं? यदि नहीं तो वे कौन से अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं? वे कितना काम कमा लेते हैं? जब बाजार में मंदी आती है तो वे क्या करते हैं?